Good evening, guys. So, what were we doing in the last class? क्या कर रहे थे हम लोग? Good evening, everyone. Pronounce. Okay, हमने nouns and cases किया था पहले से. या हमने pronounce start कर दिया था. Okay. और क्या किया था हमने इसमें अभी तक? Pronounce में हमने को नहीं क्या पढ़ा था? मतलब क्या कहाँ तक पढ़ा था क्या? Uses of subjective case तक पढ़ा था सर. अच्छा, हम लोगों ने वर का यूज पढ़ दिया था साथ में ना? सर अभी वॉज का ही बताया था. अच्छा, हमने पूरा नहीं हुआ था यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव. अच्छा, फर्स्ट केस लिखा था हमने बस. इज एमआर वॉज वर के साथ में वी विल यूज सब्जेक्टिव केस. यस सर, उसके बाद बाकी था. ओके, यानी कि सब्जेक्टिव केस शुड बी कंपेयर्ड विद सब्जेक्टिव केस, ऐसा नहीं लिखा था हमने अभी तक. नहीं. ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं इसमें. प्रोनाउंस में यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस में ये लिखिएगा. Subjective case should be compared with सब्जेक्टिव केस. यानी कि जब भी हम कंपैरिजन करेंगे प्रोनाउंस का, तो सब्जेक्टिव केस को हमेशा सब्जेक्टिव केस से कंपेयर करेंगे. तो जैसे अगर हम सेंटेंस लिखते हैं, आई अर्न मोर देन हिम और ही, तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर? हिम. ठीक है, तो हम जनरली बोलते क्या है? हिम. लेकिन सही क्या होगा? ही. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे देखो ही क्या है, आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का. ठीक है, और ही भी हमारा सब्जेक्टिव केस है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो वी हैव टू कीप इट इन माइंड दैट व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग, जब ये दो सब्जेक्ट को हम लोग कंपेयर करें तो हमेशा सब्जेक्टिव केस शुड बी कंपेयर्ड विद सब्जेक्टिव केस. सिमिलरली ही अर्न्स मोर देन आई. ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये साउंड बहुत अजीब कर रहा है, बिकॉज जनरली हम लोग बोलते क्या है? ही अर्न्स मोर देन मी. बोलोगे आप अभी भी यही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने में चलेगा. लेकिन अगर हम लिखने की बात करें देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्म. ठीक है, अच्छा, ऑल्दो अगर ये बोलने में अजीब लग रहा है तो हम इसे थोड़ा सही कर सकते हैं. जैसे अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस को कुछ इस तरीके से बोलता हूँ, देयर इज आई अर्न मोर देन ही अर्न्स, है ना? अब जो साउंड थोड़ा जो ऑड या थोड़ा सा ऑकवर्ड साउंड कर रहा था वो यहाँ पे सही हो जाता है. ठीक है, लेकिन हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं होती. ये कहा जाता है कि when we know what we are comparing, हम इस वर्ब को कंपेयर कर रहे हैं तो दोबारा से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं लिखते हैं. ठीक है, तो आई अर्न मोर देन ही, इतना ही काफी होता है. सिमिलरली ही अर्न्स मोर देन आई, यहाँ पे भी मी नहीं आएगा. तो जो हम लोग मी बोलते हैं वो बोलने में चलता है, बट वी विल नॉट राइट इट बिकॉज वी आर कंपेयरिंग सब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट. क्लियर है? चलिए आगे बढ़े. You get a question like this. He was
much more surprised than me to see the crowd coming towards us. ठीक है, तो इस तरीके से इस पे कुछ क्वेश्चन मिल सकता है. He was much more surprised than me. तो क्या हो जाएगा इसमें? This is your no error, यानी कि लास्ट में आपको नो एरर दिया आता है. यस, ठीक है. तो ही को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, कंपैरेटिव डिग्री यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे, तो मी की जगह क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा. बिल्कुल सही. तो ही वाज मच मोर सरप्राइज्ड देन आई टू सी द क्राउड कमिंग टुवर्ड्स अस. बिल्कुल सही. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो हमें ध्यान रखना है कि कंपेयर अगर हम कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस को हमेशा सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे. देखो प्रोनाउन के केस में दिक्कत है, अगर नाउन लिखा है तो नाउन है, ठीक है, लेकिन प्रोनाउन आएगा तो उसका सब्जेक्टिव केस ही आएगा. तो मी का सब्जेक्टिव केस इज आई. चलिए, तो अब दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं. सो मच मोर के साथ क्यों है? मच मोर साथ क्यों है? मच मोर साथ क्यों है? क्योंकि मच मोर को साथ रहना चाहिए. They look good together. Actually the reason is जो चीज साथ में नहीं आती है वो होती है मोर प्लस कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री पता है ना सबको? अच्छा, एक चीज फन फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे. जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो ज्यादातर लोगों ने एरर यहाँ पे लगाया था. जिनको ध्यान नहीं गया था रूल की तरफ, जिनको इसकी तरफ रूल की तरफ ध्यान नहीं गया था, उन लोगों ने एरर यहाँ पे लगाया था कि मच मोर साथ में, यार यही एरर है आई गेस. ठीक है, तो जो चीज साथ में नहीं आती है वो मोर प्लस कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, मोर प्लस कंपैरेटिव इसलिए क्योंकि मोर खुद ही कंपैरेटिव होता है, तो जो साथ में नहीं आएगा वो है मोर स्ट्रॉन्गर. मोर प्लस स्ट्रॉन्गर साथ में नहीं आता. ठीक है, नाउ मच जो होता है ना हमारा, मच एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है और एडवर्ब की तरह भी यूज होता है. ठीक है, जब आप मच को एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हो तो मच के साथ में एक चीज हो जाती है कि मच हमारा एडवर्ब के मतलब एडजेक्टिव के साथ में आ जाता है. तो मच कैन बी यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, मच को आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज कर सकते हो, और जब आप मच को कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज कर सकते हो इसके बाद आप मच के साथ मोर लगा सकते हो. ठीक है, तो फैक्ट इज कि आप मोर स्ट्रॉन्गर नहीं बोल सकते. ओके, चलो मैं फिर से बताता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन. सेट हो जाता हूँ एकदम से. ओके, कलर भी चेंज कर लेते हैं, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके, जब हम लोग मच लिखते हैं ना तो मच एक्चुअल में क्या है? मच कैन बी यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री. तो जो रूल आपने कभी पढ़ा होगा बचपन में या जो भी अभी भी मतलब रिसेंटली हो सकता है पढ़ा हो, वो रूल ये होता है कि मोर मच को हम लोग जो साथ में यूज नहीं करते थे कि एडजेक्टिव की डिग्री पता है सबको? नए पेज पे समझते हैं इसे. एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ठीक है, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है. पॉजिटिव डिग्री जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट. ठीक है, ये सबको पता होगा, ये 3 डिग्री होती है. ठीक है, हाई, हाई एंड हाईएस्ट. नाउ जो चीज साथ, अब जिसमें आपको पता है कि जैसे अब जिसका आप बना सकते हैं यूआर लगा के, ईआर लगा के उसके लिए आप बना देते हो, वरना बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. जैसे पॉजिटिव डिग्री हो गई ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव क्या हो जाएगी? More beautiful. मोर ब्यूटीफुल, एंड सुपरलेटिव इज मोस्ट ब्यूटीफुल. या ठीक है, तो ये डिग्रीज हमारी होती हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो पॉजिटिव डिग्री आप यूज करते हैं जब किसी की केवल क्वालिटी बता रहे हो तब. ठीक है, जैसे किसी भी चीज के लिए दिस व्यू इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, दिस हाई किसी के साथ लगा रहे हो. ठीक है, जब कंपैरिजन चल रहा होता है किसी भी दो चीजों के बीच में, हम जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं तब हम या तो यूज करते हैं हायर, दिस बिल्डिंग इज हायर देन दैट बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन दैट बिल्डिंग. ठीक है, और या फिर मोर ब्यूटीफुल. ठीक है, दिस पिक्चर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट पिक्चर. ठीक है, दिस पिक्चर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट. तो इस तरीके से आप यूज करते हो कंपेयर करने के लिए. नाउ मोर इज
मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है, और ये वहां लगाते हैं जिनके साथ हम ईयर नहीं लगा सकते, जैसे मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर नहीं बोलते हम लोग, मोर इंटेलिजेंट बोलते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, रूल ये आता है कि मोर के साथ में आप एक और कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मोर खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है। तो एक सेंटेंस के अंदर डबल कंपैरेटिव नहीं लगा सकते हम लोग, किसी चीज के लिए मोर हायर नहीं बोल सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो कई बार लोग इस रूल को कंफ्यूज कर लेते हैं मच वाले रूल से। नाउ जो हम लोग एडवर्ब्स पढ़ेंगे, तो एडवर्ब्स में हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कि मच जो है ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ यूज हो जाता है, कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मच कैन बी यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री। तो अगर आप किसी चीज की बात कर रहे हो तो आप बोल सकते हो मच हायर, ठीक है, या फिर दिस बिल्डिंग इज मच टॉलर देन दैट बिल्डिंग, या मच हायर देन दैट बिल्डिंग। तो मच आपका कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज हो जाएगा। नाउ वी नो दैट मोर इज आल्सो कंपैरेटिव डिग्री, तो हम लोग मच मोर लगा सकते हैं, ठीक है, इसलिए मच के साथ मोर आ जाता है। नहीं, मच तो पता है, मच पॉजिटिव डिग्री नहीं है। मच पता है क्या है, मच को या तो आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो, उसकी डिग्री नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ये केवल पॉजिटिव डिग्री ही है, केवल क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है। मच को या तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, या फिर मच यूज हो जाता है हमारा एडवर्ब की तरह, ये दोनों की तरह यूज हो सकता है। जैसे अगर मैं पूछता हूँ ना, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, ठीक है, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, ऐसा कुछ अगर मैं पूछता हूँ, तो यहाँ पे मच क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। लेकिन मच को अगर मैं एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज करूं, देखो एडवर्ब की एक क्वालिटी होती है, एडवर्ब आपका क्या होता है ना, यस बिल्कुल सही, यहाँ पे मच एडवर्ब है। तो जो आप मच को नाउन को, देखो मच को जब आप नाउन के साथ यूज कर रहे हो, ठीक है, मच को जब आप नाउन के साथ यूज करते हो तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन मच को जब आप एडजेक्टिव से पहले यूज कर रहे हो तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये वाला सेंटेंस ऊपर वाला कि मच मोर, तो यहाँ पे मोर हमारा ऑलरेडी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को जिस चीज से हम क्वालिफाई करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, एडवर्ब, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखो, जब भी आप किसी इंसान के लिए बोलते हो ना वेरी गुड, या किसी भी चीज के लिए आप यूज करते हो वेरी गुड, तो गुड तो हमें पता है एडजेक्टिव है, और यहाँ पे वेरी क्या है हमारा, एडवर्ब, ठीक है। तो जो भी चीज आप एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज करते हो वो हमारा एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब देखो नाम से तो हमें लगता है कि केवल वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है, लेकिन वर्ब एडवर्ब बहुत सारी चीजों को क्वालिफाई कर देता है। इनफैक्ट नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सबको क्वालिफाई कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के एडवर्ब्स, ठीक है। तो एडवर्ब कैन बी यूज्ड टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, एंड इसीलिए जो आप वहां पे यूज कर रहे हो मच, तो मच वहां पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, मच मोर, ठीक है। तो दिस इज योर एडवर्ब एंड दिस इज योर एडजेक्टिव, तो ये साथ में आ सकता है मच मोर। एक और चीज देखते हैं साथ में, अब बात चली रही है तो वी कैन यूज वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ये भी साथ में आ सकता है पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे दिस मेटल इज, कुछ और लिखते हैं, पता नहीं, जो सेंटेंस, जब रैंडम सेंटेंस आओ तो ऑब्जेक्ट्स पे ध्यान जाता है कि क्या लिखना चाहिए। ओके, दिस टेबल इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन दैट टेबल, ऐसा कुछ। तो वो डिपेंड करता है हम कितनी डिग्री तक किसी चीज को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वेरी मच के साथ भी आप कंपैरेटिव डिग्री लगा सकते हो, ऑल्दो वेरी मच मोर मैंने कहीं आंसर लगा हुआ देखा नहीं है, तो वेरी मच मोर हम लिखेंगे नहीं, जनरली अवॉइड ही करेंगे, सुनने में ऑकवर्ड लगता है बस इसलिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, ठीक है। तो वेरी मच के साथ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ही इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन हिम, तो वेरी मच स्ट्रॉन्गर भी लगा सकते हो, मच स्ट्रॉन्गर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें ठीक है, मच के साथ भी कंपैरेटिव डिग्री आ सकता है, केवल मच के साथ भी आप लगा सकते हो कंपैरेटिव, और वेरी मच के साथ भी लगा सकते हो, बोथ आर करेक्ट। इज इट क्लियर नाउ? कोई और सवाल इसमें समझ में आया? क्लियर्ड, कूल, आई हैव क्लियर्ड योर डाउट, ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसीलिए यहाँ पे मच के साथ हम लोग ये लगा सकते हैं, दिस इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए।
नाउ नेक्स्ट आता है हमारा यूज ऑफ वर्ड। देखो वर्ड तो हमें पता है, पास्ट टेंस का हमारा प्लूरल है, दे वर गोइंग समवेयर, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। लेकिन वर्ड का एक और यूज होता है, इट इज यूज्ड टू शो, दैट इज यूज्ड टू डिनोट या एक्सप्रेस unfulfilled wish, condition और desire, ठीक है। जैसे मुझे बोलना होता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ये किस तरीके से बोला जाएगा? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी हेल्प करता, कैसे बोलेंगे हम इसे? If I were in your place. If I were okay in your place। देखो अब इसे हम थोड़ा सा ही करते हैं, यहाँ पे हम लोग जनरली ऐसे ही बोलते हैं, और ये एक्चुअली इन्फ्लुएंस होता है हमारी हिंदी का, यानी कि हमारी जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं हिंदी का इंग्लिश में। तो जब हम ऐसे बोलेंगे ना, इफ आई वर इन योर प्लेस, इफ आई वर एट योर प्लेस, तो उसका मतलब होता है अगर मैं तुम्हारे यहाँ होता तो, बिकॉज योर प्लेस का मतलब होता है, जनरली हम लोग इस तरीके से नहीं बोलते, हम मैं तुम्हारी जगह होता तो जगह को ट्रांसलेट नहीं करते। हाँ, यहाँ पे हम डायरेक्ट कहेंगे इफ आई वर यू। यस, इफ आई वर यू, तो मैंने उसकी हेल्प की होती, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। नाउ यहाँ पे ध्यान देना है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो इस वाले रूल को ना, क्योंकि वर्ब है हमारा, इसको हम लोग वर्ब के अंदर भी पढ़ सकते हैं, इसे हम लोग टेंसेस में भी देखते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं। यहाँ पे हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसके साथ में प्रोनाउंस आ रहे हैं, और इन प्रोनाउंस को हम लोग यूज करेंगे हमेशा सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव केस आएगा, साथ ही साथ यहाँ पे भी आपका सब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो हम इसे प्रोनाउन की तरफ से देख रहे हैं। नाउ देखो क्या होता है इसमें, अगर मैं उसकी जगह होता, हाउ विल सी दिस, इफ आई वर ही, आई वुड हैव taught those cheats a lesson, ठीक है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैंने उन लोगों को सबक सिखाया होता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आई सब्जेक्ट, वो देन ऑल्सो अगेन सब्जेक्टिव केस। एग्जाम में जब पूछा जाता है ना, तो इस तरीके से कर देते हैं, ये और की जगह वॉज लगा दिया, ही की जगह हम लगा दिया, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। सही हमारा यही होता है कि इसके साथ वर्ड आता है और ही आता है। क्लियर हो गई? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बस यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, इस तरीके से यूज करेंगे। तो वर्क को जब भी हम यूज करते हैं, टू शो अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिजायर, तो आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत इजीली याद रखना है बस एक ही चीज को। अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक जो चीज यहाँ पे हो गई कि जब भी ऐसे वर्ड आ रहा है तो हम यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। केस भी हमारा सब्जेक्टिव आएगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट हमने लिखा ही है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि जब भी इस तरीके का सेंटेंस बनेगा तो यहाँ पे कभी भी वॉज नहीं आ सकता, यहाँ पे हमेशा वर आएगा, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई और आई वुड मेक अ नेस्ट, व्हाटएवर, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे कोई सेंटेंस लिखोगे, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो जब भी ये कहना होगा कि अगर ऐसा होता, अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं रिच होता, इफ आई वर रिच, ठीक है, I would help the poor, अच्छे सेंटेंस बनाने चाहिए। Got it? समझ में आया वाला? तो वर्ब आप यूज कर रहे हो इस जगह पे टू शो योर अनफुलफिल्ड विश और डिजायर, और यहाँ पे भी हमेशा सब्जेक्टिव केस मिलेगा, और अगर आप आगे जो विश कर रहे हो वहां पे भी आपको हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाना है। क्लियर है सबके लिए? If subject is he, then we will use were, yeah. If he were here, अगर वो यहाँ होता, इफ किसी का नाम भी ले लो, इफ गांधी जी वर अलाइव,
ठीक है, सारा खेल यही चल रहा है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब भी इसके साथ आप यूज करोगे, ठीक है। ऑल्दो यार देखो यहाँ पे दिमाग बिल्कुल इस तरीके से करके चलना है कि हमें पता है कि ही के साथ वर्ड नहीं आता, ही के साथ हम वॉज लगाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका इफ लगा हुआ है, इफ के साथ में आप सब्जेक्ट लगा रहे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, हार्डली मैटर्स, साथ में क्या आएगा, हमेशा वर्ड आएगा। ओके, तो अगर हाँ अगर आपका सब्जेक्ट ही थी है तब भी आप ऐसे ही बोलोगे, इफ ही वर हियर, अगर वो तुम्हारी जगह होता, इफ ही वर यू, okay, you'll always write it like this, if he were you. Is it clear? Okay, तो हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग, और साथ ही साथ अब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसे। जब मुझे बोला है ना काश मैं वहां पे होता, आई विश, ये वर्क का यूज बता रहा हूँ, ठीक है। अब सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसे। आई विश आई वर देयर, ठीक है। तो इफ के साथ तो आते ही आता है, जब आप आई विश यूज करते हो तो उसके साथ भी क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट ही विश लिख रहे हो, आई विश आई वर देयर, या फिर आई विश यू वर हियर, ठीक है। तो अगर किसी मूवी में दिखा हो, तो मूवीज में शो करते हैं कई बार कि इफ समवन इज गोइंग टू विजिट सम प्लेस, क्या कोई गया हुआ है वहां पे जाने, तो वहां से दे सेंड पोस्ट कार्ड्स, ठीक है। तो पोस्ट कार्ड्स पे लिखा होता है, इसी उस जगह का पिक्चर होगा, साथ में लिखा होगा विश यू वर हियर, ठीक है। इस तरीके से लिखा होता है। तो अभी यहाँ पे तो मैं ऐसी वेकेशन पे कहीं लिया कि घर पे पोस्ट कार्ड भेजूं विश यू वर हियर, बट हाँ जाते हैं लोग और इस तरीके से भेजते हैं, शायद पोस्ट कार्ड उनसे पहले, पोस्ट कार्ड भेजेंगे तो पोस्ट कार्ड से पहले पहुंच जाऊंगा मैं तो। ओके, तो विश यू वर हियर, तो जब भी आप विश कर रहे हो, और तो इफ जब हम यूज करते हैं तो एक्चुअली विश दिखा रहे होते हैं कि हम विश कर रहे हैं, और जब आप आई विश लिख रहे हो तब भी इसी रूल को फॉलो करोगे, वर आएगा हमेशा। क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इससे जुड़े हुए कुछ रूल्स हम आगे समझेंगे। और चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस का यूज। यहाँ पे हम लोगों ने भी ध्यान दिया कि हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज करने वाले हैं वर्ब के साथ में, नो मैटर व्हाट इज द सेंटेंस, व्हाट द सेंटेंस इज, उसके साथ हमेशा वर्ब लगाएंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल या किसी का नाम, वर्ब आएगा। नेक्स्ट लिखते हैं यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसमें कुछ खास बहुत ज्यादा बड़ी रूल्स नहीं है, बस समझेंगे हम इसे। पहले देख सकते हो विद प्रीपोजिशंस, कि प्रीपोजिशन के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, वो सॉरी ऑब्जेक्टिव केस। If I write a sentence something like this, इस सेंटेंस में बताएगा क्या गलत है या सही है। You and me should go to the market. You and I, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू एंड आई आएगा, क्योंकि आपको पता है ये दोनों ही मार्केट जा रहे हैं, तो दे शुड बी सब्जेक्ट। अब इसी में अगर किसी सेंटेंस के अंदर मैं पहले कोई प्रीपोजिशन लगा दूं, जैसे बिटवीन, इसके साथ में जो आपका आगे जो आप लगाओगे प्रोनाउंस, तो वो आपके हमेशा क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव के आएंगे। तो क्या होगा, बिटवीन यू एंड मी, तो बिटवीन यू एंड आई कभी नहीं हो सकता, बिटवीन मी होगा। यस, बिटवीन यू एंड मी दिस मैटर कैन बी रिजॉल्व्ड। सर ये बिटवीन यू एंड मी वाला एक बार वापस समझाइए ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, जैसे हमने ऊपर वाला सेंटेंस लिखा ना, यू एंड आई शुड गो टू मार्केट, इसमें क्या है, इसमें आप जब बात कर रहे हो इस तरीके से, तो ये जब यहाँ पे आई लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं। मार्केट कौन जा रहा है, यू एंड आई, ठीक है। दो द सब्जेक्ट जिन्हें हम एंड से जोड़ रहे हैं बस, कि हम दोनों मार्केट चलते हैं, तो दीज आर सब्जेक्ट्स हियर,
लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इस चीज को कि जब भी आप इसके पहले क्या लगाओगे, कोई भी प्रीपोजिशन यूज करने वाले हो, ठीक है। तो बिटवीन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, तो दिस इज अ प्रीपोजिशन। तो हमने यही पढ़ा कि प्रीपोजिशन के साथ में विद प्रीपोजिशंस जो आगे आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्टिव के साथ है प्रोनाउन का, ठीक है। तो बिटवीन यू एंड मी, तो बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, तो बिटवीन लगा दिया। अब यू तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों केस में सेम होता है, ये तो सही है। आई नहीं आ सकता था, यहाँ पे क्या आएगा, मी आएगा। तो बिटवीन यू एंड मी दिस मैटर कैन बी रिजॉल्व। तो क्योंकि बिटवीन हमारे प्रीपोजिशन आ गया, तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी आप कोई भी प्रोनाउन यूज करने वाले हो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसलिए देखो ये तो हमें पता है, ये आफ्टर यू, आफ्टर हिम, आफ्टर हर, ठीक है। हम लोग आफ्टर ही नहीं बोलते, ठीक है। आई विल गो आफ्टर हिम, ठीक है। वैसे ही इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन हिम, ठीक है। जब भी इस तरीके का कुछ बोलते हो डिपेंड्स ऑन, तो उसके साथ आप क्या लगाते हो, हिम लगाते हो या हर लगाते हो या देम लगाते हो। तो आप अपने आप ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगाते हो। आई मीन ये वो चीज है जो हमें सुनने में ही हमारा जो एक हम कस्टम है सुनने के लिए, किसके साथ हम ऑब्जेक्टिव केस ही लगाते हैं। तो इसे तो खास रूल की जरूरत नहीं है। ऑल्दो हम यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि ऐसे केस में हमेशा क्या आएगा, जैसे बिटवीन लग गया तो ऑब्जेक्टिव केस मी लगाएंगे हम लोग, और जब विदाउट किसी उसके लगा रहे हो, आप डायरेक्ट इस सेंटेंस को स्टार्टिंग में यूज कर रहे हो प्रोनाउंस को, तो आप सब्जेक्टिव केस यूज करोगे। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, नाउ तो ये तो ध्यान रहेगा मेरे ख्याल से, बाकी तुम आराम से कर लेंगे वरना। नेक्स्ट आता है द वर्ड लेट, ठीक है। तो कुछ भी सिंपल, लेट हिम गो, लेट मी गो, लेट देम गो, ठीक है। तो लेट के साथ भी आपका क्या था हमेशा, अगर कुछ भी यूज कर रहे हो तो हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। तो लेट के साथ भी हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। अगर जैसे सेंटेंस होता है ऐसा कुछ, प्योन लेट द बॉयज एंड आई गो इनटू द ऑफिस, ठीक है। यानी कि प्योन ने हमें मुझे और बाकी बॉयज को ऑफिस में जाने की परमिशन दी या जाने दिया, अलाउ किया, ठीक है। यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बॉयज तो बॉयज है, तो नाउन है, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। यहाँ पे जो प्रोनाउन हमने यूज किया आई, इसकी जगह हम लगा देंगे मी, है ना। यस, लेट इज नॉट अ प्रीपोजिशन। लेट को तो हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं प्रीपोजिशन की तरह यूज नहीं करते, वैसे एडवर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं, बहुत सारी तरीके से यूज करते हैं इसे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन हाँ लेट के साथ हम इसको इस तरीके का लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए काम आता है कई बार। ओके, चलिए। सर आई मिस दिस रूल, कैन यू प्लीज रिपीट? या श्योर। देखो बाकी लोगों को भी समझा देते हैं फिर से। ऑब्जेक्टिव केस का हम लोग बात कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव केस हमने देखा था कहाँ यूज करना है, पहली चीज तो प्रीपोजिशन के साथ आएगा ऑब्जेक्टिव केस, तो ये तो शायद आपने देख लिया। और साथ ही साथ हमने बात की कि जब भी आप लेट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो लेट के साथ हम क्या लगाएंगे, आगे ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। किसी भी सेंटेंस में अगर लेट आ रहा है तो उसके साथ अगर प्रोनाउन आएगा, तो जो भी प्रोनाउन आप लगाओगे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लगाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा था द प्योन लेट द बॉयज एंड मी, तो लेट आई नहीं होगा, द बॉयज लेट द सॉरी द प्योन लेट द बॉयज एंड मी गो इनटू द ऑफिस, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो लेट किसकी तरह काम कर रहा है, इज वर्किंग लाइक ए वर्ब, अलाउ किया ना, ठीक है। द प्योन लेट द बॉयज एंड मी गो इनटू द ऑफिस, ठीक है। तो लेट केवल एक शब्द है, इट इज नॉट अ प्रीपोजिशन। तो हमने ये रूल अलग अलग पढ़ा था, पहला हमारा था प्रीपोजिशन के साथ में, एंड दूसरा हमारा था इस वर्ड के साथ में जहां पे लेट आ रहा हो। क्लियर है सबके लिए? कोई सवाल? सर यस। सर आपने ऊपर बिटवीन यू एंड मी लगाया था, उसमें आई को चेंज कर दिया था यू की जगह। यस, अगर हम बिटवीन आई एंड यू बोलेंगे तो वहां तो आई आएगा ना, बिटवीन आई मतलब कि आई पहले लगा देंगे। अरे नहीं 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 नहीं, कैसी बात कर रहे हो, इससे थोड़ी फर्क पड़ता है। नो, बिटवीन
आई एंड यू अगर बोलेंगे, ठीक है, पहली चीज हाँ। सेंटेंस नहीं बनेगा। अभी हम नेक्स्ट इसी रूल पे आने वाले हैं कि बिटवीन आई एंड यू हम बोलेंगे ही नहीं, हम बिटवीन यू एंड आई ही बोलेंगे। ओके और आई भी नहीं आएगा, यहाँ पे मी आएगा। अच्छा लेकिन इफ यू आर आस्किंग, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है ग्रामर को अगर हम हटाएं, तब भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बिटवीन के बाद जो प्रोनाउन आने वाला है वो मी ही आएगा, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि कौन सा पहले आ रहा है, यू पहले आए या फिर आई, बात वो नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि बिटवीन के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। इट्स नॉट लाइक कि भाई यू पहले आ रहा है आई पहले आ रहा है, तो वैसे उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पे ऐसा है ना कि हम लोगों को पता नहीं चल रहा। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे देखते हैं ना, सिंपल, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। लेकिन अगर मैं इसी पे बिटवीन लगाऊं तो बिटवीन ही नहीं होगा, बिटवीन हिम एंड मी दिस मैटर कैन बी रिजॉल्व्ड, या कुछ भी, दिस प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड, जो आप बोलना चाहो, समझ आया। तो उसकी पोजीशन से Okay, फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे बिटवीन के आगे लगा रहे हो, आप दोनों को ही कन्वर्ट करोगे, यू तो दोनों केस में सेम रहता है इसलिए नहीं हुआ था कन्वर्ट, ठीक है। तो ही का भी ऑब्जेक्टिव केस, आई का भी ऑब्जेक्टिव केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई फील, चलिए नेक्स्ट आता है इसमें आफ्टर दिस। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात बोली कि हम ऐसे नहीं बोलेंगे, आई एंड यू नहीं बोलेंगे। चलो उस चीज को समझते हैं। देयर इज अ थिंग कॉल्ड रूल 231। अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ आई एंड यू should go to the market, या फिर I, you and he went to the picnic, ठीक है। जब आप इस तरीके से बोलते हो, अब यहाँ पे क्या है, रूल 231 क्या कहता है, whenever you are using pronouns in a sentence they should follow this order। यानी कि 231 क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो जब भी आप एक जनरल सेंटेंस लिख रहे हो, कोई भी एक नॉर्मल पॉजिटिव स्टेटमेंट टाइप का, ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, इस रूल को फॉलो करते हैं 231, यानी कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, देन थर्ड, देन फर्स्ट। और अगर दो ही सब्जेक्ट यूज किए गए तो ऑर्डर आपका ये रहेगा, 2-1 हो गया, 2-3 हो गया, या 3-1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट पर्सन देन सेकंड पर्सन, तो इसीलिए हम सही करके क्या लिखेंगे, यू एंड आई शुड गो टू द मार्केट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ में आया सबको ये। तो किसी भी सेंटेंस में अगर हम लोग प्रोनाउंस लिखने वाले हैं तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। इस वाले में सेंटेंस भी देखते हैं, आई, यू एंड ही वेंट टू द पिकनिक। क्या हो जाएगा, यस, इसकी पीडीएफ You, चाहिए, he, I. या यू, ही एंड आई वेंट टू द पिकनिक, ठीक है। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन, अच्छा ये तो फर्स्ट पर्सन, देखने में फर्स्ट पर्सन लग रहा है की तरह, ठीक है। तो यू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। मुझे इसकी पीडीएफ फाइल ट्राई कि मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा जल्दी ही। और अभी ज्यादा फास्ट नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है, साथ में फॉलो कर पा रहे हो कि हिमांशी? अगर फास्ट लग रहा हो तो भी बताना। चलो बाकी आई ट्राई की इसकी पीडीएफ का होगा तो आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ, वरना तो भी तो समझो यहाँ पे जितना हो सकता है, और बाकी तो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ ना कुछ इसका मटेरियल, ठीक है। तो आई वेंट, ही वेंट टू द पिकनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसमें नेक्स्ट, कॉल्ड, कलर बदल दिया जाए, सेम जैसे लग रहा है, रूल 1 2 3,
ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट रूल 1 2 3 ये क्या होता है, इसे हम यूज करते हैं, अब देखो समझ में तो आ रहा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात चल रही है, इसे हम यूज करते हैं while admitting a mistake और while apologizing, ठीक है, यानी कि जब भी आपको माफी मांगनी हो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप यूज करोगे रूल 23, ठीक है। तो जैसे अगर कोई सेंटेंस होता है यू दे एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है, हम तुम वो और हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस लॉस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में जहाँ पे आप अच्छा बोल रहे हो जबकि हम लोग रिस्पॉन्सिबल इस लॉस के लिए, यानी कि आप अपनी गलती मान रहे हो, जो गलती मान रहे हो यू विल यूज 1 2 and 3, जब भी गलती एक्सेप्ट करते हैं हमेशा 1 2 3 यूज करेंगे। ये मैनर्स की वजह से होता है, एटिकेट्स की वजह से, ठीक है, मतलब इसका कारण जो है वो यही है कि जब भी हम गलती मान रहे हो, जब भी हम अपोलोजाइज कर रहे हो, तो खुद को पहले रखें, वरना जनरली तो कोई खुद को पहले रखेगा नहीं। तो ग्रामेरियंस ने क्या किया, रूल बना दिया इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट इसका, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, वी यू, यस करेक्ट, वी यू एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे ना कि वी आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द लॉस, वी आर टू बी ब्लेम्ड, ठीक है, या वी आर गिल्टी। जब भी इस तरीके का कोई भी आप देखोगे, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी कोई यूज कर रहा है जहां पे दिख रहा है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप हमेशा क्या लगाओगे 1 2 3 लगाओगे ऐसे केस में, ठीक है। तो आई होप ये सबके लिए क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो 2 3 1 2 3 बस यही इसमें सिंपल से रूल है कि हम इस तरीके से इसे डिसाइड करते हैं कि क्या यूज करना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next, we will start distributive nouns. अभी तक जो हमने पढ़ा पहले वाला सब क्लियर है सबके लिए? कुछ सवाल हो उसमें तो भी पूछ सकते हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस में। So instead of PPT, please share this workspace on which you are teaching on after every class. Okay, I mean, जिस तरीके से I'm writing down the same notes. चलो, I'll try. I'll ask them कि अगर इस तरीके से it is saved, then they will share this as well. और बाकी जिससे PPT चाहिए वो भी कर देंगे, तो चलो ठीक है, I'll ask them. चलिए, next let's start with distributive nouns. Distributive nouns क्या होते हैं? Each, either and neither, ठीक है, they are called distributive nouns. इन्हें हम distributive nouns कहते हैं. They refer to an individual and take verb in the singular form. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ईच अदर एंड अदर, ये होते हैं हमारे क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये हमेशा एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, यानी किसी सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब लगता है आपको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लगता है। ओके, क्या मतलब हुआ, देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज
गेट्स अ प्राइज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके साथ आपका जो नाउन आएगा वो आपका हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसा आएगा आपका हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो हमें पता है हम सिंगुलर वर्ब में एस लगाते हैं, प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगाते। तो हमने क्या लिखा, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। तो ये होते हैं हमारे ईच, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन्स। काफी सारी बुक में हम देखा होगा, काफी सारी बुक में लोग एवरी को भी डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन्स में समझाते हैं, लेकिन एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन नहीं होता। मैं समझाऊंगा इसके बारे में आगे। तो ईच, आइदर, नाइदर दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन्स, क्योंकि एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना, तो यहाँ पे शायद पॉसिबिलिटी को बांटते हैं सबके सब में बराबर। ओके, तो दे रेफर टू एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बात करते हैं, हर एक इंसान की बात कर रहे होते हैं, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगता है। तो ईच ऑफ द, जब भी आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कुछ ईच ऑफ द करके, तो जो नाउन आएगा आपका वो हमेशा प्लूरल आएगा एंड वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर आएगा। चलो समझते हैं इसमें और क्या होगा। तो एक बेसिक आइडिया हम यहाँ से ले सकते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, साथ में वन भी लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, वन डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है बट स्टिल वी कैन राइट इट, क्योंकि इस फॉर्मूला पे अप्लाई होता है ये। जब भी आप ऑफ द यूज करते हो उसके साथ में, ऑफ द यूज करते हो, डिपेंड करता है ऑफ द लग रहा है नहीं लग रहा। ठीक है, जब भी आप ऑफ यूज करते हो तो अभी आ सकता है, तो उसके साथ में जो नाउन आएगा वो आपका हमेशा प्लूरल लगाना है हमें, प्लस जो वर्ब आएगा वो आपका हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो बस जैसे हमने भी एग्जांपल पढ़ा था, ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। ठीक है, ईदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग। neither of the neither of the accusations is true। ठीक है, तो बस हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, जब भी आप इस तरीके से लिखते हो, ठीक है, इस केस में तो ईच, नहीं आर ट्रू नहीं होगा, हम ये तो पढ़ रहे हैं। फिर से लिखता हूँ, ये सारे सेंटेंस करेक्ट है, मैं बस समझा रहा हूँ। ठीक है, इज ट्रू ऐसे लिख देता हूँ, चलो इज ट्रू ही आएगा। ठीक है, neither of the accusations is true। Now what happens, तो आपको ध्यान देना है, ईच ऑफ द हमने लिखा, ऑफ द लगा के, नाउन आपका प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, ईदर ऑफ द बॉयज प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, neither of the accusations is true। ठीक है, these are correct sentences। now क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन। ठीक है, ईच आप यूज करते हो हमेशा कितने के लिए, ईच इज यूज फॉर मोर देन टू। ईच होता है हमेशा दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। ठीक है, अदर कितने के लिए यूज करते हैं हम लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ ईदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग, क्या मतलब होगा सेंटेंस का, हमेशा दो के लिए बात करते हैं हम लोग, तो ये पॉजिटिव केस में दो के लिए यूज होता है। ठीक है, फॉर पॉजिटिव टू, पॉजिटिव का मतलब हो गया दोनों में से कोई एक, या तो पहला वाला या दूसरा वाला, ऑर्डर नहीं पता कि कौन आने वाला है, लेकिन हाँ दोनों में से कोई एक आने वाला है। ठीक है, तो ये हर एक की बात कर रहा है, ये हर एक स्टूडेंट मौजूद था इसलिए सिंगुलर, ये दोनों में से कोई एक इसलिए सिंगुलर आ गया। नाइदर का मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव में दो के लिए यूज होता है, तो ना ये ना वो, तो नीदर ऑफ द एक्विजिशन इज ट्रू, यानी कि दोनों में से कोई भी एक्विजिशन करेक्ट नहीं है, तो ना पहला वाला करेक्ट है ना दूसरा वाला, इसलिए इसके साथ भी क्या जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? हाँ सर। यस सर। अब इसमें एक चीज समझते हैं हम लोग, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं, ईच बॉय, ठीक है, तो आपका नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी कैसा आएगा,
सिंगुलर। वर्ब तो सिंगुलर आना ही है हर केस में, लेकिन अगर ऑफ द करके ना लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, तो दोनों ही चीजें आपकी कैसी आने वाली है? सिंगुलर आने वाली है। सिमिलरली ईदर बॉय इज कमिंग, ठीक है, नीदर accusation is true। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा फैक्ट्स की बात करते हैं। और ये वाला सेंटेंस याद है सबको जो मैंने लिखवाया था? दिस इज माय बुक, दिस बुक इज माइन, याद है ना? तो मैंने आपको Yes. बताया था ये हमारा क्या होता है? ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? ये जब इस तरीके से यूज किया जा रहा है, ये हमारा क्या होता है? यहाँ पे ये एडजेक्टिव होता है, सॉरी, ये हमारा प्रोनाउन होता है। और जब आप इसे डायरेक्ट नाउन के साथ लिख देते हो तो ये इस वाले सेंटेंस में ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो नाउन से पहले जब आप इसे लिख रहे थे माई को, तो माई एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था, और जब यहाँ पे लिख रहे हो तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? प्रोनाउन की तरह। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे ये जो हमने ईच लिखा है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब आप यहाँ पे बात कर रहे हो, ये किसकी तरह काम कर रहा है? दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से जस्ट पहले आ रहा है, ठीक है। ईच एंड एवरी आ सकता है, हाँ आ सकता है, बताता हूँ उसे मैं, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। वैसे नीदर जस्ट नाउन से पहले लगाओगे तो ये आपका एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव का पार्ट है, लेकिन क्योंकि हम साथ में पढ़ रहे हैं तो एक ही बार में हमारे दिमाग में क्लियर हो सकता है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो ईच ऑफ द जब भी लगाओगे तो नाउन प्लूरल आने वाला है, लेकिन आप डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो तो सिंगुलर आएंगी दोनों चीजें, क्योंकि वर्ब तो सिंगुलर आने ही आना है, लेकिन ईच बॉयज नहीं हो सकता, ईच बॉय होगा। क्लियर है सबके लिए? समय कोई सवाल है यहाँ पे? कोई भी चीज जो समझ में नहीं आ रही हो या पूछने का मन कर रहा हो फिर से, आस्क। काफी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ लग रहा है वैसे। आगे बढ़े? क्लियर है सबके लिए? ओके, यस। सर आपने इसमें बोला कि ईच बॉयज नहीं हो सकता, ईच बॉय इज करेक्ट। यस, ओके। या फिर से समझ सकते हैं इसे। जैसे अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, अगर वहां पे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा बन गया, ईच बॉय इज प्रेजेंट, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं, दोनों सही हैं। बस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हमारा क्या बन गया, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कितना डिफरेंस है बस, ठीक है, और दोनों ही सही हैं। ओके, ठीक है, रीच हम यूज करते हैं जनरली 2 से ज्यादा के लिए। अगर किसी सेंटेंस में बताए गैप्स पे क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का मिलेगा हमें इस रूल पे। We are 4 brothers living in this house, but neither of us is satisfied here। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है, लास्ट में नो एरर लिखा होता है, एंड यू हैव टू टेल द एरर की कौन से पार्ट में है, किस जगह पे एरर है।
क्या हो जाएगा? नो 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 नो, यहाँ तो अस लिखा है और वो बिल्कुल सही है, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। एरर है, देखो क्या होता है, वाले सेंटेंस किस तरीके से है, कितने भाई हैं? 4। हमने यहाँ पे क्या यूज किया? नेदर। हमने नेदर के बारे में क्या पढ़ा था, कितने लोग यूज होता है नेदर? नेदर इज यूज्ड फॉर 2, 2। है ना? फॉर मोर देन 2 हम क्या यूज करेंगे? ये हमने नहीं पढ़ा था बेटा। इच, नो, सॉरी, नेगेटिव में हम क्या यूज करने वाले हैं? नन। हमने लिखा नहीं None. अभी से, ठीक है। नाउ द थिंग इज, मेरा अगला सवाल ये होने वाला था कि हम 2 के लिए तो चलो देखिए हमने ये देख लिया, इसमें काफी कुछ हो गया, इसे थोड़ा सा क्लियर कर ले तो शायद दिखने में थोड़ा सही लगे, ताकि हम यहाँ पे समझ सके। देखो अगर हम इसमें बात करें तो 2 के लिए मैंने इधर यूज कर लिया पॉजिटिव में, और नेगेटिव में 2 के लिए नाइदर है, पॉजिटिव में 2 से ज्यादा के लिए इधर यूज कर रहे हैं हम लोग तो। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव में 2 से ज्यादा के लिए, तो उसके लिए क्या आता है? नन आता है, ठीक है। लेकिन नन को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि नन का जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके का बनता है। अगर मैं लिखता हूं नन ऑफ द बॉयज इज आर प्रेजेंट, ठीक है, इसके साथ दोनों करेक्ट होते हैं। नन के साथ इस भी आ सकता है और आर भी आ सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो नन ऑफ द बॉयज इस भी आ जाएगा और आर भी आ जाएगा, इसलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आ जाता है, ठीक। तो नन के साथ सर में ध्यान रखना, पॉजिटिव में 2 के लिए 2% से ज्यादा होंगे तो क्या यूज करेंगे? ईच। ओके। ईच हमने यूज किया था ना, ईच ऑफ द बॉयज। हाँ। हाँ, देखो क्वेश्चन और किस तरीके से मिलता है, ऐसा बिल्कुल सिंपल सा, जैसे नाइदर ऑफ द 2 प्रिंसिपल्स is looking after his college well. यानी सही से ध्यान नहीं रहा, ठीक है, नो एरर। नहीं मैं इसे दूसरी तरीके से सही करूं, 2 आएगा तो हम क्या करेंगे? अच्छा 2 आएगा तो हम एक्चुअली इसमें क्या आएगा, चलो ठीक है ऐसे लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा है तो। वैसे इसमें मैंने गलत लिख दिया, मैंने सीधा आंसर ही लिख दिया इसका, क्योंकि ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में नो एरर लगाएंगे, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ऑल द क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा ना तो अच्छा समझ लो पहले से, फिर इसी को बताता हूँ मैं। अगर नाइदर लिखा गया है और 2 बोला गया है तो ये ठीक है, देयर इज नो एरर, ठीक है, देयर इज नो एरर, नाइदर 2 के साथ ही हम यूज करते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो व्हाट दे विल डू, दे विल राइट हियर नन, वो यहाँ पे नन लिखते हैं ऐसे केस में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को करेक्ट करते समय हम लोग क्या करते हैं कि नन की जगह क्या आ जाएगा, नाइदर आ जाएगा। और अगर नाइदर ऑलरेडी लिखा हुआ है और 2 बोला गया है तो नो एरर आएगा। अपने इधर के साथ 2 यूज नहीं किया था, नहीं वो इट्स फाइन, इट्स नॉट लाइक कि ये यूज करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो मैं फिर से समझाता हूँ इस चीज को। अगर मैं बोलता हूँ ना ईदर ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि अंडरस्टूड है कि इधर 2 के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में अगर मैं ऐसे लिखूं ईदर ऑफ द 2 बॉयज, ठीक है, तो इसमें भी ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बस इतना बताया, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल सकता ईदर ऑफ द 3, अगर मैंने बता दी मैं 3 की बात कर रहा हूँ तो नहीं बोल सकता, ठीक है। या फिर मैं जैसे अगर एग्जाम की बात करें तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता ईच ऑफ द 2 बॉयज, ठीक है, ईच ऑफ द 2 बॉयज मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि लिखा भी नहीं है। तो अगर मुझे ऐसे लिखना होगा ईच ऑफ द
2 boys। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ 2 मैंने बोल दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ 2 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर सेंटेंस, अगर इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कैसे पूछेंगे, वो ईच लिख देंगे और 2 लिख देंगे, तो वो चाह रहे होंगे कि 2 देख के आप वहां पे इधर लिखो। ओके, सबको क्लियर हुआ ये? कोई भी सवाल हो यहाँ पे तो बताइएगा। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कैसे यूज करते हैं, कैसे इसका जवाब आएगा? एंड अभी प्रगति ने पूछा था आई गेस ईच एंड एवरी, यस वी कैन यूज ईच एंड एवरी। जैसे मैं लिखता हूँ ईच बॉय इज प्रेजेंट, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो ईच एंड एवरी बॉय इज प्रेजेंट। ठीक है, अब वही है, ईच एंड एवरी यूज करने की कंडीशन वही होती है कि जब भी हम बात करें वो 2 से ज्यादा ही हो, तो बस ऐसा ही है, सिंपल है। ओके, इसलिए और देखो ईच एंड यूज जब भी हम करते हैं ना, ईच एंड एवरी साथ में यूज, तो हम बस केवल एम्फसाइज करने के लिए यूज करते हैं। क्लास में देखा होगा जब भी स्कूल में अगर कोई बोलता है टीचर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड ब्रिंग अ नोटबुक टुमारो, यानी हर एक इंसान ऐसा करेगा, तो आप सिंपल ईच बोलते हैं ना, ईच बॉय शुड ब्रिंग नोटबुक टुमारो या फिर ईच वन ऑफ यू, तो उससे भी काम चल जाता है। लेकिन ईच एंड एवरी लगाते हैं, यानी हम अपनी बात पे ज्यादा जोर देके बोल रहे हैं, तब यूज करते हैं ऐसा। ठीक है, मतलब इसका काम एम्फसाइज करना ही होता है। नन वाला ये था कि नन के साथ में, नन ऑफ द के साथ में जब भी आप यहाँ पे वर्ब लगाओगे, या जैसे नाउन जब आएगा नन ऑफ द बॉयज, ठीक है, कुछ भी हम लगाते हैं, उसके साथ में वर्ब जो आता है वो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर या वॉज एब्सेंट, कोई भी एब्सेंट नहीं था। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनते हैं, तो वर भी आ सकता है, वॉज भी आ सकता है। नन का केस ये था। ठीक है, यू कैन यूज ईदर वर और वॉज, यानी सेंटेंस में आप एरर इसकी वजह से लगाओगे कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है, तो अगर वॉज लगा दिया तो हमने गलत कर दिया, या वर लगा दिया तो गलत कर दिया। तो नन के साथ ही ऐसा है बस कि नन अपने साथ वर्ब दोनों ही ले सकता है, सिंगुलर भी ले सकता है और प्लूरल भी ले सकता है। क्लियर है सबके लिए? चलिए, तो आई गेस आज के लिए इतना रखेंगे हम लोग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमने पढ़ा था, ईच, आइदर, नाइदर, दीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, और बस हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था। ईच ऑफ द जब आप लोगोगे तो आपका नाउन प्लूरल है, साथ में वर्ब तो सिंगुलर है, लेकिन जब आप ईच डायरेक्ट लिखते हो तो आपका नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर आएंगे। तो इस चीज को एक बार लिख के समझ लेना। बाकी कुछ भी अगर डाउट हो तो क्वेश्चन तो करेंगे इस पे, और कोई सवाल हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। चलिए, बाकी क्लियर हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस? चलो ठीक है, आई कंफर्म दिस। ठीक है, इधर आई प्रोवाइड द सेम नोट्स। ठीक है, डोंट वरी, अगर नोट्स में करूंगा तो नोट्स आपको सेम मिल जाएंगे, और अगर जो मैंने लिखा है अगर ऐसा ही होगा तो कोशिश करेंगे हो सकता है ये भी मिल जाए। ठीक है, if I'll provide the PDF, वो भी सेम तरीके का ही होगा, मतलब what the examples which I am giving almost they will be similar, मतलब मेरे ही लिखे हुए होंगे। ठीक है सर, अभी तक आपने कोई भी PDF शेयर नहीं किया है ना? हाँ, मैंने अभी तो कोई शेयर नहीं किया है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने नाउंस किया था ना, नाउंस का हम लोगों ने नाउंस एंड नंबर्स जब हम करेंगे वो एक बार हम स्लाइड से ही कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो मेरे को लिख के पढ़ाना समझ में नहीं आता जब सिंगुलर प्लूरल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें, वो क्योंकि हमने पैसिव केस तो हमने पढ़ लिया था उसमें, और अगर वैसा करना हो तो वो भी हम स्लाइड से करेंगे। हाँ जी, पूछिए, आप कुछ पूछ रही थी? सर, एफएस्ट्रॉफी आपने इसके क्वेश्चंस कराए थे, तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे अभी? उसके और क्वेश्चंस है सर? हाँ, प्रैक्टिस के लिए। चलिए ठीक है, मैं कर लूंगा उसके और क्वेश्चंस, अगर आपको चाहिए तो और क्वेश्चंस भी करवा दूंगा मैं। ठीक है, ओके सर। या और बाकी चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के आगे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईच एंड एवरी के में क्या डिफरेंस है वहां से स्टार्ट करेंगे, मेरे को याद दिलाना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी जब भी हमारी क्लास होती है, कल या परसों जब भी हो। ठीक है, तो इसके डिफरेंस से हम लोग शुरू करेंगे।
और बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन्स आप एक बार देखिएगा फिर से, कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो जो ना आया हो समझ, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है। थैंक यू गाइस।